में रहते हुए भी अपनी कलम से कल्पनाओं को किताबों में उकेर देते हैं। उनकी वैसे तो कई उपलब्धियां हैं, लेकिन उनकी इन दिनों नई प्रकाशित पुस्तक भी चर्चा में है। ईएमटी न्यूज से खास बात करते हुए उन्होंने अपने अनुभव हमारी संवाददाता काजल दुबे से साझा किए। नमस्कार दर्शकों, ईएमटी न्यूज भोपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जीवन एस रजक जी। इनका पेशा तो वैसे शासकीय अधिकारी है, लेकिन ये अपनी कविताओं को, अपनी कल्पनाओं को, कविताओं को उकेर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर रजक जी से कि आज हम आपको रूबरू करवाएंगे डॉक्टर रजक जी से। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ईएमटी न्यूज़ में। थैंक यू काजल जी, थैंक यू सो मच। सर, हमने सुना है हाल में ही आपने अभी न्यू बुक पब्लिश्ड की है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? अभी रिसेंटली मेरी एक पोइट्री की एक बुक पब्लिश हुई है, तुम्हारे न होने से। इंदिरा पब्लिशिंग हाउस द्वारा पब्लिश की गई है। अभी उसका माननीय संस्कृति मंत्री द्वारा विमोचन भी किया गया है। ये शुद्ध रूप से आधुनिक कविताओं की एक किताब है। बेसिकली इसमें जो कविताएं हैं वो मतलब प्रेम की कविताएं हैं, शायरी कविताएं हैं। तो अभी रिसेंट किताब है और ये मेरी तीसरी किताब है। सर, हाँ, इसके पहले भी आप 2 बुक ऑलरेडी पब्लिश्ड कर चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब इससे पहले मेरी 2 और पोइट्री की बुक पब्लिश हुई हैं, एक एहसास और दूसरा अंतर्मन। एक 2014 में, एक 2017 में पब्लिश हुई थी दोनों किताबें। बेसिकली दोनों जो बुक हैं वो पोइट्री की बुक्स हैं। सर, आप डिप्टी कलेक्टर हैं, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? डिप्टी कलेक्टर, ऊपर से आपका वर्किंग और फिर आप अपना लिखना किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, डिप्टी कलेक्टर होना मेरी नौकरी है, मेरा पैसा है, मेरा रोज़गार है। तो वो मेरा काम है उसको करना। जो भी मुझे काम उसमें मिलता है वो मैं अपने आप से सुचारू रूप से करने की कोशिश करता हूँ। और कविता लिखना या लेखन कार्य करना वो मेरा पैशन है। और कविता लिखने का एज इट इज़ जॉब से ऐसा कोई संबंध है नहीं कि आपको समय नहीं मिलता या ऐसा कुछ भी नहीं है। कविता लिखना तो एक पसंद का विषय है। और कविता लिखने के बाद आप ज़्यादा अच्छे ढंग से शासकीय सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में एक नई ऊर्जा, कविता लिखने के बाद एक नई ऊर्जा आपके मन में आती है। होता क्या है कि जब आपकी एक अच्छी कविता मुकम्मल हो जाती है तो आपका मन प्रसन्नता से भर जाता है, और प्रसन्न मन ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकता है समाज के लिए और सरकार के लिए। सर, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आपका कार्य पे कितना लाभ होता है इसका? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि कविता लिखना मेरा पैशन है। और कविता आपके अंदर एक संवेदनशीलता को पैदा करती है, आपके हृदय में एक संवेदनशीलता को पैदा करती है। और एक संवेदनशील हृदय जो है वो समाज के लिए ज़्यादा बेहतर ढंग से सोच सकता है। मेरा जॉब ऐसा है, चूँकि मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ, तो जनता के लिए बेहतर काम करना मेरा उद्देश्य जो है रहता है हमेशा। तो जब आप कविता करते हैं तो आप समाज में ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो शायद सामान्य रूप में हम उसको स्किप कर जाएं। बहुत सारी ऐसी मार्मिक चीज़ें या ऐसी घटनाक्रम आपका एक कवि की दृष्टि से आप देखते हैं कि यार ये ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उस पर आप कविता लिखते हैं। तो उसको आप जिस विषय पर आप कविता लिखते हैं उस विषय को आप निराकरण करने का प्रयास भी एज ए प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो अच्छा है, मतलब एक लेखक के तौर पे एक संवेदनशीलता के साथ अच्छा काम करना हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मैं समाज के लिए अच्छा कर सकूं, अच्छे काम कर सकूं। ये मेरा प्रयास हमेशा रहता है। सर, कविता के अलावा भी आप कुछ और विधा लिखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, लिखना मेरा पैशन है। कविता लिखना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा मैं आर्टिकल्स भी मेरे होते हैं, संपादकीय आर्टिकल भी छपते हैं। मतलब मैं गद्य में भी लिखता हूँ। और अभी अगली किताब पे जो मेरा काम हो रहा है वो भी मैं अब गद्य की किताब लिखूँ, कविता की जगह कोई गद्य की किताब लिखूँगा। ऐसा नहीं कि केवल कविताएं ही हम लिखते हैं, दूसरी विधा में भी, गद्य की विधा में भी मैं अपना काम, जैसे निबंध लिखना, आर्टिकल लिखना, इसमें भी मेरा काम कर लेता हूँ। इफ़ सर, अगर हम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल की बात करें तो क्या है आपकी एजुकेशन? देखिए, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बेसिकली मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। ग्रेजुएशन मेरा विज्ञान से है, मैंने बीएससी बायो से किया हुआ है। उसके बाद जॉब में मैं आ गया, तो उसके बाद फिर मैंने पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा पीजी है। फिर फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से मैंने पीजी किया हुआ है। और अभी 2 साल पहले मैंने पीएचडी की उपाधि मुझे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से मिली है। तो मोस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो मेरा है
नौकरी के बाद अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ता रहूँ। अभी मैं किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में एमए किया जाए। सर, आपकी जो नई किताब की विषय वस्तु है वो क्या है? मैंने बताया ना कि जो मेरी नई किताब है उसका नाम है तुम्हारे ना होने से। ये शुद्ध रूप से श्रृंगार की कविताएं हैं, इसमें लव पोइट्री है पूरी तरह। और लव पोइट्री भी जो है वो केवल श्रृंगार के एक विषय को लेकर लिखी गई है कि जिसे कोई आपका अपना प्रिय है और वो आपसे किसी भी कारण से दूर चला जाता है, दूर हो जाता है, तो उस समय आपके अंदर मन में जो फीलिंग्स आती हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसको उस विषय वस्तु को लेकर सारी कविताएं लिखी गई हैं। इस किताब की जो प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी सारी कविताएं केवल एक ही विषय वस्तु पर है। और मतलब विषय वस्तु की जब कोई आपका अपना छोड़ के आपको चला जाता है तो उस समय आप कैसा, आपके अंतःस्थल में क्या भावनाएं जन्म लेती हैं, उसका प्रकटन ये है इस किताब में। सर, जैसे अगर हम बात करें लव, प्रेम की, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, प्रेम को परिभाषित किया जाना तो इतना सहज नहीं है, मुझे लगता है बहुत टिपिकल काम है। लेकिन प्रेम को लोग सामान्यतः बड़े संकीर्ण रूप में देखते हैं। प्रेम इतना संकीर्ण नहीं है, प्रेम एक बहुत व्यापक विषय है। मुझे लगता है प्रेम भौतिकता का विषय नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में प्रेम को भौतिकता का विषय समझा जाता है और एक किसी पर्टिकुलर एक संकीर्णता के साथ, संकीर्ण सोच के साथ उसको देखा जाता है। ये सर्वत्र है, व्याप्त है। और मुझे लगता है कि प्रेम एक दार्शनिक विषय है, भौतिक विषय नहीं है बल्कि एक दार्शनिक विषय है और इसको उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ये हर जगह है, मतलब केवल आप किसी दो लोगों के बीच में प्रेम को नहीं देख सकते। प्रेम ईश्वर से भी हो सकता है, प्रेम माता पिता से भी हो सकता है, प्रेम समाज से भी हो सकता है, प्रेम देश से भी हो सकता है। मतलब अगर इस दुनिया में एक प्रेम एक ऐसा तत्व है, इस दुनिया में अगर विद्यमान है, तभी ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है। अगर प्रेम को हम इस दुनिया से निकाल दें तो आप कल्पना करिए कि दुनिया कैसी होगी, ये विश्व कैसा होगा। तो प्रेम जो है वो मुझे लगता है कि एक दार्शनिक विषय है। सर, हमने सुना है कि आपको शासकीय सेवा का बहुत लंबा अनुभव है, आप कई सर्विसेज में सिलेक्ट भी हुए हैं, तो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जिसमें आप सिलेक्ट हुए हैं? देखिए, शासकीय नौकरी जो मैंने शुरू की थी 2003 में, तो 2003 से आज तक लगभग 18 साल का मेरा अनुभव है। चूँकि मैं जिस परिवेश से आता हूँ तो मुझे जैसे नौकरी मिलती गई मैं वहाँ से करता गया। मैंने एक तृतीय श्रेणी नौकरी से शुरुआत किया था और आज मैं राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। मैं अलग अलग विभागों में मैंने सेवाएं दी हैं। पहले मैं फूड एंड ड्रग में फूड इंस्पेक्टर रहा था, 8 साल वहाँ रहा। कमर्शियल टैक्स में मैं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर रहा, 6 साल उसमें रहा और अभी 4 साल मुझे इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा में हो गए हैं। बाकी तब से लेके आज तक लगभग 13-14 नौकरी में मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, अलग अलग। उसमें डीएसपी भी है, फॉरेस्ट में एसडीओ भी है, रेंजर भी है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर भी है और भी मतलब हर बार जो पीएससी में कहीं ना कहीं मैं सिलेक्ट होता गया और फाइनली यहाँ तक जो एक पीएससी के सर्वोच्च पद है वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। होता क्या है कि नौकरी के साथ फिर पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं अपने सफ़र में यहाँ तक चला आया हूँ और बड़े प्रसन्नचित्त मन से यहाँ तक चला आया हूँ। सर, अगर मैं आपकी बात करूँ, सर हमने सुना है कि आपने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी थी, तो सर क्यों, क्या रीज़न था उसका? एक्चुअली सच्चाई ये है कि रीज़न तो बहुत सारे थे। मेरा मेडिकल में जाने का ऐसा कोई उद्देश्य बेसिकली था नहीं। मैं रायसेन जिले का मूल रूप से रहने वाला हूँ। 12वीं पास मैंने रायसेन से किया और वहाँ से उसके बाद मैं चूँकि बायो का विद्यार्थी था तो फिर मैं विदिशा के में कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन उस समय पीएमटी का बड़ा क्रेज हुआ करता था, मैं तो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक था, मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक हूँ, तो मैंने कहा मैं भी पीएमटी की तैयारी करूँगा। तो एक प्रोफेसर के यहाँ कोचिंग के लिए गए विदिशा में, तो उनने बोला अब वैसे भी गांव का लड़का उतना ही 12th पास करने के बाद इतना ज़्यादा ना तो समझदार होता ना इतना प्रगतिशील होता, तो उनने मुझे गधा बोल दिया। वो जो प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे गधा बोल दिया। बोले तुम गधे हो, बीएससी पास नहीं हो सकते, तुम कहाँ पीएमटी बहुत टफ है।
डेफिनेटली टफ था उस समय, मतलब उस समय जहाँ तक मुझे ज्ञान है 325 सीट हुआ करती थी पूरे मध्य प्रदेश में, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ मेडिकल की, और उनमें भी 4 पेपर हुआ करते थे। एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर हुआ करता था और माइनस मार्किंग हुआ करती थी। मैं हिंदी का विद्यार्थी था, लेकिन फिर उस दिन से मैंने एक जिद मेरे मन में आया कि अब तो कुछ भी हो जाए, इसने मुझे गधा कैसे बोला, अब तो मैं PMT सेलेक्ट होकर ही रहूँगा। फिर मैंने एक बार दिया तो मेरा वेटनरी में हुआ, दूसरी बार दिया तो BDS में हुआ, तीसरी बार जाके मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ। कॉलेज जिस कॉलेज में बुक करे थे कि आप BSc पास नहीं हो सकते, उस कॉलेज को भी मैंने टॉप किया। और फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया। अब चूँकि जिस साल मेरा एडमिशन हुआ, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक उस समय थी नहीं, क्योंकि पिताजी मेरे छोटे से किसान थे, तो ठीक थी नहीं, तो एडमिशन हो गया। फिर जब एडमिशन हो गया उसमें ग्रेजुएशन भी हो गया था, तो फिर तब पता चला कि एक PSC की परीक्षा होती है, उससे अधिकारी बन जाते हैं। मैंने कहा ये अच्छा है, MBBS करो 5-6 साल, फिर MS करो, फिर नौकरी ढूंढो, एक एग्ज़ाम दो और अधिकारी बन जाओ। तो मैंने एक दिन ऐसे ही 6-8 महीने पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया MBBS, छोड़ के ऐसे छोड़ के मैं वापस आ गया। बस फिर एग्ज़ाम दिया, नौकरी लग गई, तब से सफ़र चलता चला आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लगन बिल्कुल बनी थी, उस कारण आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, लगन तो ठीक है, मेरे जैसे मेहनत करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे जीवन में कुछ अलग ढंग का विषय है, मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे मदर फादर की वजह से हूँ। मेरे फादर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मतलब जब मैं MBBS छोड़ा तो मुझे लगा मेरे फादर बहुत मारेंगे मुझे, छोड़ के आ गया, गांव आया, पिताजी ने बोला कि छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये उनके वर्ड थे कि मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। बाकी लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, ये सारे फैक्टर्स जो है हमेशा मेरे साथ रहे। यही कारण रहा कि मैं ना कभी PMT के लिए कोई कोचिंग पढ़ा, कभी कोई कोचिंग सिंगल डे में कहीं कोचिंग का दरवाज़ा नहीं देखा, ना PSC के लिए मैंने कभी कोई कोचिंग पढ़ी। सेल्फ स्टडी, नौकरी के साथ, परिवार के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, तो ऊपर वाले का बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर। बाकी मेहनत करने वाले, लगन से पढ़ाई करने वाले तो मेरे जैसे कई लोग पाए जाते हैं जो कि सफल नहीं हो पाते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे साथ ईश्वर की और मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। जैसे सर आपने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ था, तो सर अगर हम परिवार की बात करें तो आप हमें अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं। देखिए, मैं एक किसान परिवार से हूँ, 7 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है, 2013 में उनका स्वर्गवास हो गया है। बाकी 7 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। आज भी हमारी एक जॉइंट फैमिली है, सभी लोग साथ रहते हैं। नौकरी की वजह से मैं यहाँ रहता हूँ, एक भाई विदिशा में रहते हैं, 2 भाई गाँव पर रहते हैं, और मेरा एक बेटा है, 6 साल का एक मेरा बेटा है जो कि अभी क्रिस्टन का फर्स्ट में है। बाकी खुशी की बात यह है कि हम आज भी, हमारा पूरा परिवार लगभग 25 से 30 लोगों का परिवार है, संयुक्त परिवार में हम निवास करते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। सर जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा दार्शनिक विषय है कि जीवन का परम उद्देश्य, हर आदमी के लिए जीवन का उद्देश्य मुझे लगता है अलग अलग होता है। हर आदमी के लिए उसकी वो भी उसके वातावरण पे डिपेंड करता है, या उसकी अपनी सोच पे निर्भर करता है। लेकिन अगर एक लाइन में कहूँ तो जीवन का जो उद्देश्य है वो एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए, इससे अधिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। सर अगर हम बात करें सक्सेस की, सफलता की, तो आपके हिसाब से सक्सेस का, सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, सफलता बेसिकली कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है ना। सफलता के लिए कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं MBBS छोड़ा, जब मैं MBBS छोड़ा था तो सभी लोगों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, समाज ने, सब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि लड़का अपनी किस्मत को ठोकर मार के आए, जीवन भर पछताएगा। ऑब्वियसली बात उनकी सही भी थी। MBBS जैसी चीज़ उस समय बड़ा टफ हुआ करता था, आज भी टफ है, लेकिन आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था कि नहीं, मैं कर ले जाऊंगा। ये आत्मविश्वास हर आदमी के अंदर होना चाहिए कि आप जो भी विचार कर लें, मन में जो भी सोच लें, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इंसान ही तो कर रहे हैं। आज हम चांद पे पहुंच रहे हैं या मंगल पे पहुंच रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है, कोई बाहर से तो कोई आ नहीं रहा है। तो आप जो सोच लेंगे आप उसे कर पाएंगे, लेकिन
अगर आपके अंदर उस चीज़ के लिए कमिटमेंट हो, एक लगन हो कि नहीं मुझे पूरी कमिटमेंट, जैसे मैं पढ़ाई करता था तो मेरा एक नियमित रूप से मेरी दिनचर्या थी कि सुबह उठ के मुझे 4 घंटे पढ़ाई करना ही है, चाहे मैं नौकरी में रहूँ। मैं 5 बजे उठता था, 4 घंटे पढ़ता था, फिर ऑफिस जाता था। वो एक कमिटमेंट होना चाहिए। थोड़ी आजकल क्या है कि एक अप्रोच लोगों में थोड़ी सी नेगेटिव होती इसलिए जा रही है कि वो लगता है हमें जल्दी से सारी चीज़ें जल्दी फास्ट मिल जाएँ। ऐसा नहीं होता है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। विज्ञान ने भी एक प्रूव किया है कि जो आप सोचते हैं सामान्यतः आपके साथ वैसा ही होता है। तो सकारात्मक सोच आपको रखना चाहिए, लगन आपके होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। और जो सबसे बड़ी विषय है वो है हार्ड वर्क, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी थोड़ा बहुत मतलब मेरा एक और इस मामले में मेरा एक सोचना है कि जैसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। तो मनुष्य को कर्म भी हमेशा अच्छे करना चाहिए। मेरा बिल्कुल दृढ़ मानना है कि लोगों की दुआओं का, लोगों के आशीर्वाद का आपके जीवन में बहुत असर होता है। अगर अच्छी भावनाएं आपके प्रति कोई रखता है तो उसका बहुत पॉजिटिव असर होगा, बुरी भावना रखता है तो उसका नेगेटिव असर होगा। इसलिए जितनी हमारे ऊपर एक समाज का ऋण है, हम मनुष्य प्रजाति में हमने जन्म लिया है, तो ये हम जो कुछ भी है समाज की बदौलत है। समाज का एक ऋण है हमारे ऊपर। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार इस समाज के लिए, समाज में बहुत लोग नीडी हैं जिनको बहुत लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही, अपनी सामर्थ्य के भीतर आपको लोगों को की मदद करना चाहिए, उनकी दुआएं लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। निश्चित रूप से वो आपके जीवन में, आपकी सफलता में बहुत योगदान देगा। तो मैंने कहा ना कि अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बन सकें लाइफ में। सर, चूंकि आप कवि हैं तो हमारे दर्शकों को 2-3 कविता की लाइन तो बनती है। मैं देखिए याद नहीं है, मैं किताब में देख के आपको बताता हूँ, है ना। बिल्कुल। देखिए बहुत छोटे छोटे 2-3 कविता बताता हूँ। एक कविता है जिसका शीर्षक है तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो या शायद जिंदगी से थोड़ी सी कुछ ज़्यादा। तुम मेरी जिंदगी हो या शायद जिंदगी से थोड़ी सी कुछ ज़्यादा, शायद मेरी आत्मा या शायद मेरी आत्मा का परम सत्य। शायद मेरी आत्मा या शायद मेरी आत्मा का परम सत्य। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे भीतर तो तुम जी रही हो। मैं कहाँ हूँ, मेरे भीतर तो तुम जी रही हो। तुम्हारे होने से ही तो मैं हूँ। अगर तुम ना रहोगे मेरे साथ तो मैं कहाँ रहूँगा। अगर तुम ना रहोगे मेरे साथ तो मैं कहाँ रहूँगा। तुम मेरा अस्तित्व हो, तुम मेरा अस्तित्व हो या शायद मेरे अस्तित्व से थोड़ा कुछ ज़्यादा। तुम मेरा अस्तित्व हो या मेरे अस्तित्व से थोड़ा कुछ ज़्यादा। क्या बात है सर, अलग ही आपकी कल्पनाएं नजर आ रही हैं ये हमें सुनकर। मैंने बताया ना कि सारी कविताएं जो हैं एक ही विषय वस्तु को लेके लिखी गई हैं। मैं 1-2 कविताएं और आपको सुनाता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, मैं तुमसे सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, तुम्हें अपने भीतर जीता भी हूँ। कदाचित मैंने तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। जीवन की कठिनतर यात्रा में राह के एक किनारे की तरह थाम कर तुम्हारा हाथ चलूँगा साथ अंतिम छोर तक। जीवन की कठिनतर यात्रा में राह के एक किनारे की तरह थाम कर तुम्हारा हाथ चलूँगा साथ अंतिम छोर तक। मेरा सर्वस्व तुमसे शुरू होकर तुम पर ही हो जाता है खत्म। मेरा सर्वस्व तुमसे शुरू होकर तुम पर ही हो जाता है खत्म। देह के पंच तत्वों का तुम ही सत्व हो, देह के पंच तत्वों का तुम ही सत्व हो। राह के बिखरे हुए कणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहूँगा मैं तुम्हारे बिना। तुम मेरे पुरुषार्थ की बुनियाद हो, तुम मेरे पुरुषार्थ की बुनियाद हो। तुम्हारा निश्चल प्रेम मेरी धार्मिक आस्थाओं का उत्कर्ष है, मेरी धार्मिक आस्थाओं का उत्कर्ष है। तुम्हारे होने से ही अर्थपूर्ण है मेरा जीवन, तुम्हारे होने से ही अर्थपूर्ण है मेरा जीवन। तुम मेरी समस्त कामिक्षाओं की पूर्णता हो। अपनी आत्मा तुम्हें सौंपकर स्वयं को रिक्त कर लिया है मैंने, अपनी आत्मा तुम्हें सौंपकर स्वयं को रिक्त कर लिया है मैंने। अब कोई संशय नहीं रह गया है मोक्ष मिलने में,
अब कोई संशय नहीं रह गया है मोक्ष बल्ले में। क्या बात है सर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस थी एंड थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच काजल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, देखा आपने लव फीलिंग, प्रेम, ये प्रेम की फीलिंग बहुत ही प्यारी होती है और ये आपने देख ही ली होगी, हमने कुछ लाइन के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे। अगली बार हम आपको फिर किसी नए मुद्दे से रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ काजल दुबे, EMT न्यूज़ भोपाल।